बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैं ये वीडियो सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सारी रात हम जागते रहे और जो मनाजिर देखे वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीदखे में खून की होली खेली गई है और निहत्ते तहरीक लब्बैक के कारकुनों पे गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। बहुत सारे जख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हो गए। तहरीक लब्बैक से या उनकी पॉलिसी से या उनके नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंतहा पसंद है। हो सकता है मेरी सोच भी इनके खिलाफ है, लेकिन आज मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन कभी भी एक इंतहा के खिलाफ जो दूसरी इंतहा है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी एक तरह की इंतहा पसंदी है। मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, रियासत मौजूद है, रियासती इदारे मौजूद हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है जो मौजूद है। ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अफसोसनाक है। कुछ हकायक जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो अभी तक की खबरें वो ये कि बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन किया गया सारी रात, ख़ास तौर पे फजर की नमाज के वक्त तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनों पे, और उनके ऊपर ना सिर्फ गोलियां चलाई गई, बदतरीन शेलिंग की गई। जो उनके कायदीन का मरकज़ी कंटेनर था उसे आग लगा दी गई। मैंने बेशुमार मनाज़िर देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मैंने खुद दर्जनों लोगों को गोलियां लगी हुई वीडियोस देखी हैं। कोई उठा कर ले जा रहे हैं, कोई घसीट कर ले जा रहे हैं, कोई जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई घरों में पड़े हुए हैं, कोई गाड़ियों में पड़े हुए हैं। कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा था। इतना जुल्म, और चारों तरफ से इन लोगों को घेरा हुआ। आईजी पंजाब खुद वहां पे मौजूद था। कुछ इतलात के मुताबिक वहां पे कुछ वज़रा और मोहसिन नकवी भी गया था और ये खून की होली खेली गई है। अब तक की इतला के मुताबिक जो कुछ हमने देखा या अभी तक जो तहरीक लब्बैक के लोगों ने बताया, वो ये कह रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी जो लीडर हैं तहरीक लब्बैक के, उन्हें गोलियां लग गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनके कंधे में एक गोली लगी, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें 3 गोलियां लगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो अपने कंटेनर पे बेहोश हो गए थे और वहां से जो है उन्हें पकड़ के ले गए सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। जबकि उनका भाई जो अनस रिजवी है, छोटा लड़का, वो भाई है उनका, वो भी कहा जा रहा है कि शदीद जख्मी है। जबकि ये भी दावा किया गया कि कुछ कायदीन और कुछ कारकुनान जो हैं वो वहां पे भी तहरीक लब्बैक के शहीद हुए हैं। तो हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी और जख्मी पड़े हुए थे। बहुत अजीब सूरत हाल थी जो वहां से रिपोर्ट हो रही है। मैं क्योंकि खुद वहां पे फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा और अब रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद भी नहीं थे जिस तरह गोली चल रही थी। हम अभी इन्हिसार करेंगे तहरीक लब्बैक जो बात कह रही है उसके ऊपर। और तहरीक लब्बैक ये दावा कर रही है गुज़िश्ता 24 घंटों से, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम हो गया, कि उनकी लाशें छीन ली जाती हैं, एम्बुलेंसेज में डालकर गायब कर दी जाती हैं। बता ही नहीं रहे कि उनके कितने लोग मारे गए हैं और उनकी लाशें गायब की जा रही हैं, उनके जख्मियों को गायब किया जा रहा है। बल्कि वहां पे बख्तरबंद गाड़ियां जिस तरह भाग रही थी उसमें यह दावा किया गया कि बहुत सारे लोग इन गाड़ियों के नीचे भी आ गए। ये खौफनाक मनाजिर हैं। 26 नवंबर के बाद हमने इस तरह के मनाजिर अब देखे पाकिस्तान में। इससे पहले इस तरह की चीजें हमने 26 नवंबर को देखी थी और ये इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं जो लगातार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोनों भाई जो लीडरान हैं वो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें उठाकर ले गई हैं और इतला ये दी जा रही है कि दोनों जख्मी भी हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि साद रिजवी गुज़िश्ता 24 घंटों से ज्यादा हो गए हैं लगातार बार बार कह रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो, हम टीम भिजवा देते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करो। बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम 1-1.5 महीने के लिए अपना ये मार्च मुलतवी कर देते हैं, हमें मुज़ाकरात का मौका दिया जाए, हम बाद में दोबारा आ जाएंगे। और यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ अपना एक प्रोग्राम करेंगे 1 दिन का, कहीं पर भी हम धरना नहीं देंगे। वो काफी बैकफुट पर चले गए थे, उन्हें थोड़ी सी फेस सेविंग चाहिए थी और मुज़ाकरात के जरिए से एहतजाज खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों ने मुझे बाकायदा, उनकी क़यादत ने मैसेजेस किए, मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल फोन में वो मैसेजेस मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हमें आगे बढ़ने दिया जाता है, हमें पीछे हटने नहीं दिया जा रहा, हमें धकेल कर लाहौर से निकालकर यहां तक पहुंचाया गया है और हमें घेरा जा रहा है। इस किस्म की बातें उन लोगों ने मेरे साथ की, तहरीक लब्बैक की क़यादत ने। और वो मुझे ये कह रहे थे कि हमें लगता है कि हमें ट्रैप किया गया है और हमारे ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा।
پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سورسز ہیں جن صحافیوں کے، ان میں سے ایک سے میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ عمران صاحب معاملہ یہ ہے کہ اب طے کر لیا گیا ہے بڑے ہائی لیول کے اوپر کہ انہیں ایلیمینیٹ کیا جائے گا، یعنی انہیں اب رستے سے ہٹایا جائے گا، تحریک لبیک کو اس کو ہمیشہ کے لیے کرش کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کسی لیول پر کیا گیا کیونکہ دیکھیں ابھی شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب بھی جانا ہے، تو انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان میں کتنی شدید مخالفت ہو رہی۔ کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں جن میں ارشاد بھٹی صاحب بھی ہیں، کچھ اور میرے دوست بھی ہیں صحافی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں کہ بھئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر فلسطینی مان گئے اور عرب مان گئے تو آپ کو کیا تکلیف ہے، اب امن معاہدہ ہو گیا تو آپ احتجاج کرنے کے لیے کیوں نکلے۔ دیکھیں ابھی احتجاج ہوا ہے برطانیہ میں اس معاہدے کے بعد 2 لاکھ لوگ نکلے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں آج احتجاج ہو رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ نکل رہے ہیں، سیکورٹی فورسز ان کو پروٹیکشن دے رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امن معاہدے کے بعد یورپ کے کئی ممالک کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور اسرائیلی پالیسی کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن کسی بھی دنیا کے ایک ملک میں مظاہرین کے اوپر ایسے گولی نہیں چلی ہے، اس طرح قتل و غارت گری نہیں ہوئی جو پاکستان میں ہوئی ہے۔ بجائے پاکستان کے صحافی اور دانشور یہ سوال پوچھیں کہ جناب اگر یہ لوگ پرامن طریقے سے ایک احتجاج کر رہے ہیں ایک دن کے لیے اور آپ نے باقاعدہ انہیں اجازت دی، ریاست نے باقاعدہ انہیں اجازت دی، یا تو اجازت ہی نہ دیتے کہ بھئی آپ انتہا پسند ہے، آپ کو ہم آنے نہیں دیتے، تو پہلے انہیں اجازت دی، اجازت دے کے ان کو ان کے گھر کے اوپر اٹیک کیا، پھر ان کو نکالا گھر سے، پھر ان کا لانگ مارچ دھکیلتے دھکیلتے باہر آ گیا اور مرید میں لا کے اب یہ کلیم ہے تحریک لبیک کا کہ ہمیں وہاں پہ گھیر کر مارا گیا اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ مناظر میں نے اس سے پہلے اتنے تکلیف دہ صرف ڈی چوک میں دیکھے تھے، جہاں پہ لاشیں گر رہی تھی، سنائپر سے گولیاں چلائی جا رہی تھی، باقاعدہ ریاست نے دھمکی لگانے کے بعد وہاں پہ قتل عام کیا تھا، بے شمار زخمی اسپتالوں میں پڑے تھے، لوگ چلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ یہاں میں نے دیکھا کہ سعد رضوی لوگوں کو واسطہ بھی دے رہے تھے، پولیس کو اور رینجرز کو، اور آخری وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ وہ واسطے دے رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، تمہیں تمہاری ماؤں کا واسطہ، تم واپس چلے جاؤ، تم پیچھے چلے جاؤ اور بات چیت کے لیے بھیجو کسی کو، ہم سے بات کرو۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریاست نے طے کیا تھا کہ ان کو پوری طرح سے کرش کرنا ہے۔ مجھے افسوس جو ہے نا، وہ دیکھیں یہ لوگ بنائے بھی تو ریاست ہی ان کے ساتھ تعلقات بناتی ہے نا، ان لوگوں کو استعمال کرتی ہے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ نہایت معصوم نوجوان قتل ہو گیا۔ اب کوئی اپنے گھر کا واحد سہارا ہوگا، کوئی بیٹا اپنی فیملی کو سنبھالتا ہوگا، کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بڑا سہارا ہوگا۔ اب یہ جو قتل عام ہو گیا اور جو نمبر تحریک لبیک کے لوگ بتا رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہے، وہ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ یعنی وہ تو جو نمبر بتا رہے ہیں وہ سینکڑوں کے اندر بتا رہے ہیں کہ اتنے کارکن ان کے شہید ہو گئے، اور جو زخمیوں کی تعداد بتا رہے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد بتا رہے ہیں تحریک لبیک کے لوگ، اور یہ ان کے وہ اکاؤنٹس ہیں جو ان کے مین اکاؤنٹس ہیں، ان کی لیڈرشپ کے اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ سعد رضوی